नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने गुजरात को हजारों करोड़ रुपए की विकास की सौगात दी है। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे होने के मौके पर हुए कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शामिल हुए। क्या रहा आज पीएम मोदी के गुजरात दौरे में, खास करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। इसके अलावा बताएंगे भारतीय विदेश मंत्री ने कनाडा की गलत बयानी पर क्या दिया सख्त जवाब। इसके अलावा बात होगी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद का मुद्दा फिर से क्यों गरमाया हुआ है। साथ ही दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने पर अहमदाबाद में भव्य कार्यक्रम। पीएम मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष पिछले 20 वर्षों से भी अधिक महत्वपूर्ण। भारत को बताया वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख भागीदार। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर गुजरात के विकास को बाधित करने का लगाया आरोप। कहा, पहले विदेशी निवेशकों को दी जाती थी धमकियां। गुजरात को दुनिया में बदनाम करने के लिए हुए खूब प्रयास, लेकिन राज्य ने खुद को किया साबित। पीएम मोदी ने छोटा उदयपुर में गुजरात को दी 5200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। स्कूलों के बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए है प्रतिबद्ध। पीएम मोदी का वडोदरा में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में भव्य स्वागत। पीएम ने अधिनियम को बताया देश के विकास की गारंटी। दशकों तक विधेयक को लटकाए रखने के लिए विपक्ष पर बोला हमला। कहा, महिलाओं के बीच में फूट डालने का षड्यंत्र रच रहा है विपक्ष। राष्ट्रपति ने इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2022 के 66 विजेताओं को किया सम्मानित। इंदौर को बेस्ट सिटी का अवार्ड। राष्ट्रपति ने कहा, सतत विकास को ध्यान में रखकर स्मार्ट सिटी के लक्ष्य हो पूरे। कनाडा के निराधार आरोपों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला सीधा हमला। कहा, अब तक नहीं मुहैया कराए सबूत। कनाडा संगठित अपराध को देता है संरक्षण। खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 50 जगहों पर मारा छापा। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद पर चौतरफा घिरी राज्य की सिद्धरमैया सरकार। बेंगलुरु बंद का दिखा व्यापक असर। बीजेपी जेडीएस ने किया जोरदार धरना प्रदर्शन। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर कावेरी मुद्दे का समाधान निकालने में विफल रहने का लगाया आरोप। उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों का धमाल। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिफ्त कौर समरा ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक। मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की तिगड़ी को 25 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भी स्वर्ण पदक। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिस वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की थी, आज उसे 20 साल का समय पूरा हो गया है। इस मौके पर हुए विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बीच उन्होंने गुजरात को विकास के एक मॉडल के रूप में स्थापित किया था, जिसका सिलसिला अभी भी बदस्तूर कायम है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने गुजरात के इस सम्मेलन को फेल करने के लिए कई प्रकार की रुकावटें खड़ी की, लेकिन दुनिया को गुजरात का विकास मॉडल पसंद आया। अहमदाबाद के साइंस सिटी का सक्सेस पवेलियन एक शानदार पहल के 20 वर्ष पूरे होने के उत्सव का गवाह बना। प्रधानमंत्री मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कामयाब सफर पर आयोजित इस समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात को ब्रांडिंग नहीं बल्कि बॉन्डिंग का आयोजन बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ये वो संबंध है जो उनके और गुजरात के नागरिकों और उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। दुनिया के लिए ये सफल समिट
एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों से, उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने उस समय की चुनौतियों को याद किया जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री इस आयोजन की पहल की थी। पीएम मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात पहल एक ऐसे दौर में हुई जब गुजरात को दुनिया में बदनाम करने के प्रयास हो रहे थे। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। पीएम मोदी ने गुजरात के विकास में रोड़े अटकाने के तत्कालीन यूपीए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि विदेशी निवेशकों को धमकाया जाता था, उसके बावजूद निवेशक गुजरात आए। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे। पता नहीं पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। इस अवसर पर उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कामयाब सफर की सराहना की। साथ ही पीएम मोदी के विकास के विजन को भी सराहा। इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए आज भारत एक मैग्नेट की तरह है, जहां सभी देशों के निदेशक एफडीआई लगाने के लिए उत्सुक हैं। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहलाता है। प्राइम मिनिस्टर जी, ये सब आप ही की दूरदर्शिता और कार्यकौशल का प्रतीक है। On his insistence and recommendation, we opened project office in Ahmedabad in 2013. This project office was to facilitate investment of Japanese companies to Mandau ZIDC. And this Mandau ZIDC is one of the dedicated industrial park only for Japanese companies. Prime Minister Modi ji, then Chief Minister of Gujarat, had a vision which was different from the others. For him, investment promotions was an institution which became a mission. Just within a short time of less than 10 years from the first Vibrant Gujarat, it has become a role model for many states. वाइब्रेंट गुजरात की अद्वितीय सफलता पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गई और इसने अन्य भारतीय राज्यों को भी ऐसे निवेश शिखर सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया। मेघना और उर्मिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान आज अहमदाबाद में साइंस सिटी का दौरा किया। पीएम मोदी ने रोबोटिक्स गैलरी, नेचर पार्क, एक्वाटिक गैलरी और शार्क टनल का जायजा लिया। तो इस प्रकार के हो रहे प्रयासों की उन्होंने जमकर तारीफ भी की। पीएम मोदी ने कहा कि इस प्रकार की जगहों पर आकर लोगों को भविष्य का संदेश एक तरीके से मिलता है और नई पीढ़ी को कुछ नया करने की प्रेरणा भी मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी का दौरा किया। पीएम मोदी ने वहां रोबोटिक्स गैलरी, नेचर पार्क, जलीय गैलरी और शार्क टनल का जायजा लिया। पीएम ने सबसे पहले रोबोटिक्स गैलरी को देखा, जहां रोबोटिक्स की अपार क्षमता का शानदार प्रदर्शन होता है। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि कैसे रोबोटिक्स तकनीक युवाओं में जिज्ञासा जगा रही है। पीएम मोदी ने रोबोटिक्स गैलरी के कैफे में रोबोट द्वारा परोसी गई एक कप चाय का भी आनंद लिया। पीएम मोदी ने गुजरात साइंस सिटी में स्थित नेचर पार्क का भी अवलोकन किया। यह पार्क न केवल जैव विविधता को बढ़ावा देता है, बल्कि लोगों के लिए एक शैक्षिक मंच के रूप में भी कार्य करता है। ये पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता का भी संदेश देता है।
पीएम मोदी ने साइंस सिटी में जलीय गैलरी का भी अवलोकन किया। इस गैलरी में जैव विविधता और समुद्री जीवन का नजारा होता है। ये गैलरी हमारे जलीय पारितंत्र के गतिशील संतुलन को भी दिखाती है। पीएम मोदी ने इस गैलरी के अवलोकन को शिक्षाप्रद अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि इससे जलीय जीवन के संरक्षण की भी सीख मिलती है। पीएम ने वहां शार्क टनल का भी अवलोकन किया। इसमें शार्क प्रजातियों की विविध श्रृंखला को प्रदर्शित किया गया है। पीएम मोदी ने इस अनुभव को रोमांचकारी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को विकास परियोजनाओं का तोहफा तो दिया ही। प्रधानमंत्री मोदी ने छोटा उदयपुर के बोडली में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य को इन विकास परियोजनाओं की सौगात दी। किस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए के विकास की सौगात दी है, क्या कुछ रही खास, इस पूरी रिपोर्ट पर डालते हैं नजर। पीएम मोदी ने 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए जाने से पूरे गुजरात में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना की आधारशिला भी रखी। इससे गुजरात के सभी जिलों और ब्लॉकों में विद्या समीक्षा केंद्रों की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा जिले के तालुका सिमोर में ओदरा, दाभोई, सिमोर, मालसर, आसा रोड पर नर्मदा नदी पर बने पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने छोटा उदयपुर में जलापूर्ति परियोजना, गोधरा पंचमहल में एक फ्लाईओवर ब्रिज और दाहोद में केंद्र सरकार की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के तहत बनाए जाने वाले FM रेडियो स्टूडियो का भी शिलान्यास किया। बोडेली में सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लंबे समय से दलितों, आदिवासियों, गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों को वंचित रखा गया। आज़ादी के इतने दशकों बाद उन्हें आदिवासियों के गौरव और सम्मान के लिए काम करने का अवसर मिला है। लांबा समय સુધી ગરીબો, દલિતો, पिछड़ा आदिवासीओ જેમને વંચિત રાખવામાં આવ્યા, અભાવમાં રાખવામાં આવ્યા, એ આજે અનેકવિધ યોજનાઓ દ્વારા અનેક પ્રકારના વિકાસની દિશામાં ખૂબ આશાવાદી વિચાર લઈને આગળ વધી રહ્યા છે। આઝાદીના આટલા બધા દશકો બાદ આદિવાસી ગૌરવ માટે, સન્માન માટે મને અવસર મળ્યો। હવે ભગવાન બિરસા મુંડા એમનો જે જન્મદિવસ છે એને જનજાતીય ગૌરવ દિવસ તરીકે આખો હિન્દુસ્તાન મનાવે છે। गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन जनसभा में शिरकत की। बीते सप्ताह ही विशेष सत्र में नई संसद में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया गया है। ऐसे में देश में महिलाओं में विशेष तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। अब विधानसभा और संसद में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने का रास्ता साफ हो रहा है। सभा स्थल पर प्रधानमंत्री का खास अंदाज में आज स्वागत किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐतिहासिक है तो प्रधानमंत्री का स्वागत, अभिनंदन भी क्यों ना ऐतिहासिक हो। वडोदरा सभा स्थल पर प्रधानमंत्री के पहुंचते ही मातृशक्ति का जोश आसमान से बातें कर रहा था। मंच पर पारंपरिक तौर से स्वागत और उसके बाद एक एक कर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की मंशा अधिनियम को पारित कराने की कभी नहीं रही थी। आखी कंपनीए મહિલાઓના અધિકારોને છિન્ન વિચ્છિન્ન કરવા માટે હંમેશા એકબીજા સાથે મેચ ફિક્સિંગ કરીને ખેલ ખેલતા રહ્યા છે। રાજ્યસભામાં નાટક કરે અને લોકસભામાં લટકાવી રાખે। आज એમનો કારોબાર હતો। આજે
એ લોકો ખૂબ તકલીફમાં છે કે મોદીએ કર્યું કેમ? હવે હા પણ ન કરાય, ના પણ ન કરાય, એટલે હવે શું કાઢ્યું છે? આ બહેનોની શક્તિ તોડી નાખવાની, બહેનોમાં ભાગલા પડે, બહેનોમાં મારું તારું થઈ જાય. આ નારી શક્તિને ભાગલા પાડવાનું મોટું ષડયંત્ર આ લોકોએ ચાલુ કર્યું છે. આ इंडिया नहीं, आ गठबंधन गठबंधन है. संसद से संविधान का 128वां संशोधन 21 सितंबर को पूर्ण रूप से पारित हो गया. राज्यसभा में ये सर्वसम्मति से, जबकि लोकसभा में 2 के मुकाबले 454 मतों से पारित हुआ था. इसी के साथ महिला आरक्षण पर बीते 3 दशकों से चली आ रही राजनीति और कयास पर भी लगाम लग गई और राज्य विधानसभाओं और संसद में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होने का रास्ता साफ हो गया. प्रधानमंत्री ने वडोदरा की सभा में यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष की मंशा कभी भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं रही. महिलाओं ने आरक्षण मुद्दे एमनी जो नियत साफ होती तो, लेकिन तुरंत किंतु परंतु आवा बधा जात जातना बधा प्रश्न चिन्हो लईने ना आवत. आजे साच अर्थमां महिला सशक्तिकरण जे लोको इच्छे छे, ये महिलाओनी शक्तिने धर्म के जातिना आधारे एने तोड़वानी कोशिश न करता, परंतु आ लोको करी रह्या छे. अगर खरेखर એ લોકો મહિલાઓના વિકાસ માટે સંવેદનશીલ હોત તો આટલા દશકો સુધી એમણે મહિલાઓને આ રીતે પ્રતાડિત કરીને ન રાખ્યું. वहीं प्रधानमंत्री ने दोहराया कि जब वे गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री थे तब भी वे सभी योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर लागू करते थे. साल 2014 के बाद देश के विकास को भी महिलाओं को केंद्रित करके किया जा रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर उज्ज्वला तक, मुद्रा से लेकर जनधन तक महिलाओं को लगातार सशक्त किया जा रहा है. वडोदरा से अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज. तो आपने देखा किस प्रकार से बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के जो आरक्षण का बिल का मसला था उसके बाद में महिलाओं ने विशेष तौर पर प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया. वाइब्रेंट गुजरात के लिहाज से अगर बात की जाए तो किस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण, और वहाँ पर 20 साल पूरे होने का जो एक अवसर था वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि गुजरात का विकास मॉडल कैसे तमाम प्रकार से लगातार आगे बढ़ता रहा है. इन तमाम मसलों पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं. पीएम मोदी ने फैन फेस्ट डे के मौके पर यूट्यूबर्स को संदेश दिया है. आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है प्रधानमंत्री ने यूट्यूबर्स को. मेरे साथी यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है. मैं भी आपके जैसा ही हूं, अलग थोड़ा हूं. 15 वर्षों से मैं भी एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश और दुनिया के साथ कनेक्टेड रहता हूं. मेरे पास भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और उनका एक डिशन नंबर है. मुझे बताया गया है कि आज यहां करीब 5000 क्रिएटर्स, एस्पायरिंग क्रिएटर्स, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है. फ्रेंड्स, मैं वर्षों से ये देखता रहा हूं कि कैसे आपका कंटेंट देश के लोगों को इम्पैक्ट करता रहता है, और हमारे पास एक मौका है कि इस इम्पैक्ट को हम और इफेक्टिव कर सकते हैं. हम एक साथ मिलकर देश की बहुत बड़ी आबादी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं. हम एक साथ मिलकर कितने ही लोगों को और सशक्त कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं. जब मैं देश की इतनी बड़ी क्रिएटिव कम्युनिटी के बीच में हूं तो मेरा मन करता है कि मैं आपसे कुछ विषयों पर बात करूं. ये विषय ऐसे हैं जो मास मूवमेंट से जुड़े हुए हैं.
देश की जनता की शक्ति इनकी सफलता का आधार है। पहला विषय है स्वच्छता। पिछले 9 सालों में स्वच्छ भारत एक बड़ा अभियान बना। सभी ने अपना योगदान दिया। बच्चों ने इसमें एक इमोशनल पावर ला दी, सेलिब्रिटीज ने इसको ऊंचाई दी, जन जन ने इसको भारत के कोने कोने में एक मिशन बना दिया, और आप यूट्यूबर्स ने क्लीनलीनेस को और कूल बना दिया। लेकिन हमें रुकना नहीं है। जब तक ये स्वच्छता भारत की पहचान न बन जाए, हम रुकेंगे नहीं। इसलिए आप में से हर एक की प्रायोरिटी में स्वच्छता जरूर होनी चाहिए। दूसरा विषय है डिजिटल पेमेंट्स। यूपीआई की सफलता के कारण भारत आज दुनिया की डिजिटल पेमेंट्स में 46% हिस्सेदारी रखता है। आप देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करें। अपने वीडियोज के माध्यम से आसान भाषा में उन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखाएं। और एक विषय है वोकल फॉर लोकल। हमारे देश में स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं। हमारे स्थानीय कारीगरों की स्किल लाजवाब होती है। इन्हें भी आप अपने काम के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में मदद कर सकते हैं। और मैं एक आग्रह और करूंगा, आप लोगों को भी प्रेरित कीजिए, इमोशनल अपील कीजिए कि जिस प्रोडक्ट में हमारी मिट्टी की सुगंध हो, जिस प्रोडक्ट में मेरे देश के किसी मजदूर का, किसी कारीगर का पसीना हो, हम वो चीज खरीदेंगे। चलिए, मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री का संबोधन फैन फेस्ट डे के मौके पर यूट्यूबर्स के माध्यम से, एक ऐसा मंच जहां पर यूट्यूबर्स अपने जो उनके तमाम अनुयायी होते हैं उन तक पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री ने उस पहुंच का माध्यम को अपनाते हुए अपनी बात रखी और तमाम सामाजिक मसलों पर, समसामयिक विषयों पर अपनी बात को रखा और किस तरीके से इस बात का भी जिक्र किया कि उनके इस चैनल को फॉलो किया जाए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन बहुत जल्द हाजिर होंगे और प्रधानमंत्री के आज के गुजरात दौरे में क्या रहा खास, उस पर करेंगे 2 खास मेहमानों के साथ चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिस खबर का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का, उसी से हम करेंगे चर्चा। उसी से जुड़ा है हमारा विशेष। गुजरात बना वाइब्रेंट विकास मॉडल, ये अपने आप में एक तरीके से दिखाता है 20 साल के सफर में। 2 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। शिशिर सिन्हा जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, इसके अलावा जपन पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जपन पाठक जी, पहला सवाल आपसे ही समझना चाहता हूँ कि 20 साल के सफर में गुजरात ने अपने आप को एक विकास मॉडल के तौर पर स्थापित किया, और ये बात सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक नज़ीर, एक उदाहरण के तौर पर देखी जाती है। यहाँ देखिए, नरेंद्र भाई ने आज बड़ा विस्तार से कहा कि गुजरात की परिस्थिति क्या थी 20 वर्ष पहले। एक अकाल के वर्ष थे, उसके बाद अर्थक्वेक था, उसके बाद आप जानते हैं कि गोधरा का राइट्स हो गया, भूकंप का एक बड़ा ही कच्छ का सबसे बड़ा भूकंप आ गया हमारे लिए। मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी त्रासदी जो देखी कोविड के अलावा वो भूकंप की थी। और उसके बाद माधोपुरा मर्केंटाइल बैंक का भी उन्होंने उल्लेख किया कि फाइनेंशियल सिस्टम भी पूरी की कैसी तहस नहस गुजरात में बिखरी हुई थी उस समय पर। और ऐसे चैलेंजिंग टाइम पे नरेंद्र भाई ने हर एक मिनिस्टर को और हर एक ऑफिसर्स को एक होमवर्क दिया, एक लेसन दिया। और हमने देखा सचिवालय में देर रात तक लाइट ऑफिस की चालू रहती थी, क्योंकि सभी वो लेसन कर रहे थे। और नरेंद्र भाई ने 3 टास्क दिए थे, 3 क्वेश्चंस दिए थे आंसर करने को, और उसमें प्रेजेंटेशन बनाने को दिए थे। एक था कि अभी हम कहाँ हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना है। और इस पे रातों रात प्रेजेंटेशंस हुए, देर रात तक सचिवालय की सेक्रेटरीट की बत्तियां चालू हम देख पा रहे थे गांधीनगर में। दिस वाज नेवर बिफोर, जो बाबूशाही हम जो जानते थे। और उसके बाद पूरी ये भूमिका बनी वाइब्रेंट गुजरात समिट की। और समिट की हर एक एडिशन भी एडहोक नहीं होती थी, वेग नहीं होती थी, ऊपरी तौर पे नहीं होती थी। एक बहुत बड़ा प्लानिंग होता था
जैसे मैं बताऊं कि अगले साल जो समिट होने वाली है गेटवे फॉर फ्यूचर जी गुजरात, उसका पोजीशनिंग यानी उसमें क्लीन एनर्जी आ जाएगा, उसमें ईवी व्हीकल्स आ जाएंगे, ये सारी जो राइजिंग जो सेमीकंडक्टर है सारी राइजिंग एवेन्यूज आ जाएगी। अगर आप पिछली वाइब्रेंट समिट देखें तो न्यू इंडिया, शेपिंग न्यू इंडिया, एक नया भारत कैसे बनाना है उस थीम पे थी। कभी उसमें नोबेल लॉरिएट आते थे, कभी उसमें एजुकेशन पे भी फोर्स होता था। गुजरात के सारे ही सरपंच इसके एग्जीबिशन विजिट करेंगे, 1500 स्टॉल का एग्जीबिशन होता है वाइब्रेंट गुजरात के साथ। तो ये अलग अलग आयाम पूरे थीम बेस पे होते थे और एक सिस्टमिक तरीके से गुजरात एक के बाद एक वाइब्रेंट गुजरात समिट को प्लेटफॉर्म बना के आगे बढ़ता गया और आज हम जानते हैं गुजरात मॉडल की क्या सराहना हो रही है। बिल्कुल, और किस तरीके से जी बिल्कुल, और 20 जी लास्ट लाइन बता दूं, नरेंद्र भाई ने कहा कि तब हम गुजरात एज ए ग्रोथ इंजन, भारत का ग्रोथ इंजन, उस पोजीशनिंग के साथ काम कर रहे थे। आज भारत विश्व का ग्रोथ इंजन बने, उस पोजीशनिंग के साथ हम भारत के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जपन पाठक जी कही है। शिशिर जी, आपको लगता है कि उन तमाम चुनौतियों के बीच में 2003 में जिस दूरदर्शिता के साथ में आगे बढ़ने का एक सपना उस वक्त के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी ने देखा, वो कम से कम दिखाता है कि किस प्रकार का एक विजनरी सोच के साथ वो आगे बढ़े और गुजरात का विकास मॉडल की आज चर्चा हर जगह होती है और आज से नहीं कई वर्षों से हो रही है लगातार। देखिए, जब कभी हम लोग बात करते हैं ना भारत के विकास की, जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी क्या है? राज्यों के विकास का एक जोड़ है। तो अब यहाँ पर कोई एक राज्य अच्छा करता है या कोई एक राज्य पीछे रह जाता है तो आपके लिए, जिसको हम लोग कहते हैं समावेशी विकास, जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। आपने जो बात की 2003 की, मैं यहाँ पर एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि 2003 के बाद जो कुछ भी चुनाव हुए उसमें विकास और अर्थ ये एक बड़ा मुद्दा बना। आमतौर पे हमने देखा है कि चुनाव के दौरान जो मुद्दा बनता रहा वो जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब चीजों की चर्चा होती रही। लेकिन अगर उस 2002 के बाद चुनाव में जो पूरी एक जिसे कहते हैं केंद्र बिंदु अगर आर्थिक विकास के ऊपर आकर के सिमट जाता है तो ये साफ जाहिर करता है कि वो मॉडल कितना सक्सेसफुल था और वो मॉडल क्यों जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और आज के दिन में अगर आप पिछले 20 साल के सफर की बात करें गुजरात की, और वो जिस तरीके का मॉडल उन्होंने अडॉप्ट किया है, जिस तरीके की स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है, वो कई राज्यों के लिए एक जिसे कहा जाए उदाहरण है। और एक और बात मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जब कभी भी हम वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं, वो सिर्फ गुजरात का सम्मेलन नहीं होता है, वहां दूसरे राज्य के लोग भी आते हैं और ये मेरे ख्याल से इस पूरे मॉडल की सबसे बड़ी कहानी। जी जपन जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज जब 20 वर्षों के सफर को याद किया तो सीधे तौर पे कहा कि उस वक्त की यूपीए सरकार ने क्या क्या समस्याएं पैदा नहीं की, इस बात का भी जिक्र किया। जो निवेशक थे उनको गुजरात ना आने के लिए भी कहा जाता था। आपको लगता है कि ये भी तमाम चुनौतियां उसके बावजूद भी गुजरात ने अपने आप को स्थापित करने के लिए एक बड़ा काम करके दिखाया है? मैं आपको इसका बताऊं कि इसके पीछे वैसे तो हर समिट में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आते थे। केंद्र सरकार तो तब कांग्रेस लेड यूपीए की थी, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केंद्र सरकार के तहत जो आता है उसने गुजरात के इंडस्ट्री कमिश्नर को लेटर लिखा था कि जो जो कंपनियों ने एमओयू किया है और 1000 करोड़ से ज्यादा का कमिटमेंट किया है प्रपोज इन्वेस्टमेंट का, वो सबकी आप डिटेल लाइए। तो इसमें गुजरात सरकार ने तो बड़ा ही इसका कड़ा विरोध किया था कि आप क्या कोई और राज्य में समिट होती है, क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात के मॉडल पे और राज्य भी फिर समिट करने लगे, इंक्लूडिंग वह राज्य की जिसमें ओपोनेंट पार्टी का शासन था, जो वाइब्रेंट गुजरात की हमेशा खिल्ली उड़ाया करते थे। तो तब गुजरात सरकार ने विरोध किया था कि क्या और राज्यों में जहां पे इस तरह की समिट होती है, क्या आप मांगते हैं इस तरह के फिगर्स कि जिन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रपोज इन्वेस्टमेंट किया है, उनको आईटी नोटिस निकाला, उनको आईटी की इंक्वायरी करें किन कंपनियों ने ये किया है। और इसमें संसद में भी बड़ा हो हल्ला हुआ था, अरुण जेटली ने भी उसमें पार्ट लिया था उस डिबेट में। अगर आप ढूंढ के निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो तब केंद्र सरकार का, यूपीए सरकार का ये एटीट्यूड था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह इनकम टैक्स की ये जो नोटिस है या इनकम टैक्स का जो इंक्वायरी है जिसे हम कहेंगे, उसके बावजूद भी उस समिट में काफी सारे इन्वेस्टर्स हाजिर रहे। उन्होंने तारीफ भी की नरेंद्र भाई की एज ए चीफ मिनिस्टर, उस वक्त जो लीडर थे गुजरात के प्रोग्रेस की, गुजरात के मॉडल की और वाइब्रेंट गुजरात समिट की। फिर भी पार्टिसिपेशन अच्छा सा हुआ था। इसके सिवा में अगर आप बताऊं कि अगर फॉरेन से वाइब्रेंट गुजरात समिट में जब नरेंद्र भाई चीफ मिनिस्टर थे, तब किसी राष्ट्र के
प्रधानमंत्री वहां पे आते थे, किसी राष्ट्र के मिनिस्टर वहां पे आते थे। तो इन सबको लाने में भी केंद्र सरकार के साथ एक बातचीत करनी पड़ती थी और उसमें भी कई बार अंतराय है। ऐसे रिपोर्ट्स हम उस टाइम पढ़ा करते थे। जी शिशिर जी, वक्त लगभग खत्म हो रहा है, छोटा सा जवाब से चाहेंगे, आपको लगता है कि गुजरात ने जो इस प्रकार का एक इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत करी वो देश में एक उदाहरण के तौर पे बाकी राज्यों के लिए भी न सिर्फ नजीर बनी बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का एक मौका साबित हुआ? देखिए, इस तरह के आयोजन का एक सबसे बड़ा असर यह हुआ कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा निवेश जुटा सकें। और जाहिर सी बात है कि निवेश जुटाने के लिए आपको अपने स्तर पर काफी कुछ काम करना होगा। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव था। जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो वो केवल केंद्र के स्तर की बात नहीं होती है, राज्य के स्तर पर और यहाँ तक कि जिला के स्तर पर क्या कुछ कर सकते हैं। और उसकी एक दशा दिशा जो है इस तरह के वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की बदौलत काफी हद तक संभव हो पाया। बिल्कुल, और ये अपने आप में एक दशा दिशा भी कहीं ना कहीं तय करता है और देश को उसका फायदा भी मिलता नजर आया है गुजरात के विकास मॉडल को लेकर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिशिर जी आपका भी, जपन पाठक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं कि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस शब्दों के साथ में कनाडा की गलत बयानी को लेकर बोला। पूरी खबर को दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि।
1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख। भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा को सख्त संदेश दिया है और बिना सबूत के गलत बयानी के लिए कनाडा को आगाह किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा में अलगाववादियों को मिल रहे संरक्षण पर भी सवाल खड़ा किया तो चीन के साथ चल रहे तल्ख रिश्तों पर भी अपनी बात सामने रखी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत के खिलाफ की गई अनर्गल, बेबुनियाद, गलत बयानी के बाद भारत लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा पर सीधा हमला बोला और कहा कि कनाडा संगठित अपराध को संरक्षण देता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में बहुत सारे संगठित अपराध हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा ने अभी तक अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। We've given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. इससे पहले भी डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएनजीए के मंच से बिना नाम लिए कनाडा को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कुछ देश सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन ले रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ देशों की पसंद के हिसाब से क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो एक तय एजेंडा पर काम करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता और इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. As the United Nations itself symbolizes, finding common ground is an imperative. To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness, it is the basics of cooperation. चीन के बारे में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, ये कभी भी आसान रिश्ता नहीं रहा है, इसमें हमेशा समस्याएं रही हैं। उन्होंने कहा कि 1975 के बाद से सीमा पर कभी भी कोई घातक सैन्य और युद्ध की घटना नहीं हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद महासागर में धीरे धीरे चीनी नौसेना की बढ़ रही मौजूदगी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि पिछले 20 से 25 वर्षों में चीन की नौसेना हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही है, लेकिन हम इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। It's never been an easy relationship. It's always had its share of problems. It's had a war in 1962. It's had military incidents after that. But after 1975, there's never been a loss, there's never been a combat fatality on the border. कनाडा की गलत बयानी के बाद से कई देश भारत के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों ने भारत के ट्रैक रिकॉर्ड की सराहना की है और कनाडा के द्वारा पहले भी इस प्रकार के गैर जिम्मेदार व्यवहार को लेकर घेरा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक कनाडा अपने मनगढ़ंत आरोपों को लेकर कोई भी सबूत नहीं दे पाया है, जबकि भारत बीते तमाम वर्षों में कई बार कनाडा में फल फूल रहे आतंकवादियों से लेकर अलगाववादियों तक के सबूत और जानकारी देता रहा है और इसके बाद भी कनाडा ने किसी भी प्रकार के तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे विवाद के बाद से जस्टिन ट्रूडो लगातार अपने ही देश में आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं और बिना सबूतों के दिए गए बयान को लेकर कनाडा की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निष्ठा खुद संदेह के घेरे में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रदान किए। मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट का पुरस्कार मिला तो इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया। स्मार्ट सिटी में सूरत दूसरे तो वहीं तीसरे पायदान पर आगरा शहर रहा। इस सम्मेलन में शहर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों पर विस्तार से चर्चा भी हुई। जब स्मार्ट सिटी की बात होती है तो इसका मतलब एक पूरे ऐसे शहर की कल्पना होती है जहां हर तरह की बुनियादी ज़रूरतों के साथ अन्य सभी प्रकार की ज़रूरतें उपलब्ध कराई जाएं।
इसके अलावा नागरिकों को एक सभ्य और गुणवत्तापूर्ण जीवन के साथ ही एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण एवं समस्याओं का स्मार्ट समाधान भी मिल सके। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट और इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार प्रदान किया गया। इंदौर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 प्रदान किए। इंदौर को देश की नंबर 1 स्मार्ट सिटी के साथ साथ शहरी पर्यावरण, जल स्वच्छता सहित कई श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा स्मार्ट सिटी में दूसरा स्थान सूरत और तीसरे पायदान पर आगरा शहर रहा। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ये लक्ष्य शहरों के संपूर्ण और समावेशी विकास के महत्व को रेखांकित करता है। इस दिशा में हमें अभी बहुत आगे जाना है। अगर राज्यों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के बाद तमिलनाडु ने दूसरा स्थान, तो जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जोर देते हुए कहा कि देश के शहरों के बीच स्मार्ट सिटी बनने की ये प्रतिस्पर्धा 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगी। तो स्मार्ट सिटीज मिशन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के न्यू अर्बन इंडिया के विजन का प्रतीक है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने में स्मार्ट सिटीज मिशन की एक अहम भूमिका है। उधर अहमदाबाद शहर को रोजगार मॉडल में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथ ही गवर्नेंस और मोबिलिटी में चंडीगढ़ शहर शीर्ष स्थान पर रहा। इसके अलावा बिल्ड एनवायरनमेंट में कोयम्बटूर, इनोवेटिव आइडिया में हुबली, धारवाड़, इकोनॉमी कैटेगरी में जबलपुर, कोविड इनोवेशन में सूरत और सोशल एस्पेक्ट्स में वडोदरा को प्रथम स्थान हासिल हुआ। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर की तारीफ करते हुए बताया कि इंदौर भारत की गर्वशील परंपरा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश ने लगातार प्रयास किया और स्वच्छता हो और चाहे स्मार्ट सिटी का मिशन, हमने इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया। हमने इसको केवल जनप्रतिनिधियों का आंदोलन नहीं रहने दिया। इस कार्यक्रम में शहरों की बढ़ती आबादी पर भी चर्चा हुई। साथ ही विभिन्न शहरों की तरफ से पेश किए गए मॉडल की भी तारीफ हुई। खासकर सभी स्मार्ट शहरों में तैयार इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, कचरा प्रबंधन और निगम के कर्मचारियों की मेहनत ने शहर की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नई पहल है। इंदौर से धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान।
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान। 17 सितंबर से आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल विवाद का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने के आदेश के बाद कर्नाटक में इसको लेकर कई किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो बीजेपी और जेडीएस ने भी बंद और विरोध का समर्थन किया और कर्नाटक की राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंद के चलते बेंगलुरु में आम जनजीवन प्रभावित हुआ, तो पूरे शहर में धारा 144 भी लागू की गई थी। भारत में 13वें हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। 3 दिन चले इस सम्मेलन में 35 देशों के सेना प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले, समावेशी नौवहन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, तो भारत ने दुनिया के सामने वैश्विक कानूनों के आधार पर व्यवस्थाओं का पालन करने की अपनी बात को इस मंच पर एक बार फिर से दोहराया। चीन के होंगजू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों का चौथे दिन भारतीय शूटर्स के नाम रहा। भारतीयों ने निशानेबाजी में महिलाओं की राइफल और पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, वहीं निशानेबाज अनंत ने इस स्कीट में रजत पदक हासिल किया। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय निशानेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक और कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की सिफ्त कौर ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 469.6 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सिफ्त ने विश्व रिकॉर्ड, एशियाई रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाए। वहीं उनकी साथी खिलाड़ी आशी चौकसे ने कांस्य पदक हासिल किया। आशी ने कुल 451.9 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। इससे पहले इन दोनों निशानेबाजों ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के टीम इवेंट में रजत पदक जीता था। निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के लिए मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सागवान की तिकड़ी ने स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया। भारतीय टीम ने कुल 1759 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया। चीन को रजत पदक मिला। पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम में गुरजोत सिंह, अनंतजीत सिंह और अंगद वीर शामिल थे। तीनों ने कुल 355 का स्कोर बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया। मेजबान चीन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि कतर ने रजत पदक जीता। हालांकि भारतीय महिला टीम कजाकिस्तान, चीन और थाईलैंड के बाद चौथे स्थान पर रहकर शॉटगन स्कीट स्पर्धा से बाहर हो गई। महिलाओं के 25 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत वर्ग में भारत को रजत पदक मिला। भारत की ईशा सिंह ने रजत पदक हासिल किया। ईशा ने 33 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। ईशा इसी स्पर्धा में एक अन्य भारतीय मनु भाकर को 5वां स्थान मिला। नौकायन में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला जारी है। भारतीय सेलर विष्णु सर्वानंद ने डिंगी ILCA 7 में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। विष्णु ने 34 नेट पॉइंट हासिल करके तीसरा स्थान हासिल किया। ये सेलिंग में भारत का तीसरा मेडल है।
अनंत सिंह नरूका ने शूटिंग में देश को एक और पदक दिलाया। उन्होंने पुरुषों की स्किट स्पर्धा में 60 में 58 शॉट सही निशाने पर लगाए और रजत पदक अपने नाम किया। वहीं कुवैत के अब्दुल्लाह अल सीदी ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 60 में 60 सही निशाने लगाए और स्वर्ण पदक हासिल किया। स्पोर्ट डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल की खबरों के साथ न्यूज नाइट में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ एनआईए एक्शन मोड में है। गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ मामले में पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित 6 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की। लॉरेंस बम्बीहा और अर्श दल्ला गिरोह के सहयोगियों से संबंधित 50 स्थानों पर छापेमारी की गई। जेडीयू के पूर्व एमएलसी और पार्टी के वरिष्ठ नेता रणवीर नंदन ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को भेज दिया। बिहार के गया में लोजपा नेता मोहम्मद अनवर अली खान की सैलून में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोली उनके शरीर पर मारी और घटनास्थल पर ही अनवर खान की मौत हो गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एक प्रतिनिधिमंडल सनातन पर हमले के खिलाफ तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात की। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को एक ज्ञापन सौंपा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। इस वर्ष के आखिर तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद राम मंदिर निर्माण समिति ने जताई है। वहीं राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने कहा कि श्रद्धालु अगले वर्ष के 26 जनवरी से पहले मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने अनोखी पहल करते हुए दिल्ली मेट्रो में मेट्रो ट्रेन रैप और मेट्रो ट्रेन पैनल में ट्रैवल फॉर लाइफ और इनक्रेडिबल इंडिया का अभियान शुरू किया। यह अभियान आज से 1 महीने के लिए दिल्ली मेट्रो की येलो और ब्लू लाइन पर एक ट्रेन में चलेगा। मलयालम फिल्म 2018 को भारत की ओर से ऑस्कर 2024 में ऑफिशियल एंट्री मिल गई है। केरल बाढ़ त्रासदी पर बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स ने शानदार बताया था। लीड रोल में टोविनो थॉमस, कंचा कोबाम, आसिफ अली और अपर्णा बालमुरली जैसे सितारों ने काम किया। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे